जीव जगत, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, कक्षा 11 का पहला अध्याय। एक एक लाइन की व्याख्या करूंगा। नीट में किस लाइन से सवाल पूछे गए हैं, नीट में क्या पूछा जा सकता है और किस लाइन को हाईलाइट करके याद करना चाहिए, हर चीज को मैं इस वीडियो में बता दूंगा। कोशिश करो कि अपने साथ अपनी किताब लेकर बैठो। मैं इधर पढ़ाऊंगा स्क्रीन पर, तो उन्हें किताब पर नजर रखना, स्क्रीन पर भी और किताब पर भी। एक एक लाइन, जो शब्द मैं हाईलाइट करूंगा उसको तुम भी हाईलाइट करना। मतलब कहने का एक ही अर्थ है कि मेरे साथ चलो, जैसा मैं करता चलूं वैसा करता चलो। तो इस चैप्टर में हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु क्या होगा, जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास के जीव हैं, जगत जगत में संसार, आसपास के जीवों का जो संसार है, क्या इसमें किसी प्रकार की विविधता हम देख पाते हैं या नहीं देखते हैं। इसका आंसर है यस, हम देखते हैं। हम जानते हैं हमारे आसपास चींटियां होती हैं, हाथी होते हैं, गाय होते हैं, बैल होती है, बछड़े होते हैं, भैंस होती है, बकरियां होती हैं, तितलियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। ये जीव जगत की विविधता ही तो है। और दूसरा, इन जीवों को क्या किसी प्रकार का इन जीवों को क्या किसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है, तो इसका भी आंसर है हाँ, और उसको कहते हैं वर्गीकृत संवर्ग। ठीक है, इन्हीं दो बिंदुओं में व्याख्या होगी और इन दो बिंदुओं की एक एक लाइन को मैं वेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर चीज अच्छे समझ में आ जाए। चलो, तो सबसे पहला पहला क्या कहते हैं कि जीव जगत कैसा निराला है। सही बात है, ये आश्चर्य करने वाली बात है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रेणी मतलब विस्मयकारी है। विस्मयकारी मतलब होता है कि आश्चर्यचकित होना, मतलब कि अचंभित हो जाना। असाधारण वासस्थान, असाधारण वासस्थान, असाधारण वासस्थान मतलब क्या है कि जहां कोई निवास करता है वो असाधारण है। देखो, हम सभी जानते हैं कि कुछ जीव समुद्र की तली में पाए जाते हैं, कुछ समुद्र के बीच में पाते हैं और कुछ समुद्र की सतह पर निवास करते हैं। वहीं पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गर्म प्रदेशों में निवास करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ठंड और गर्म दोनों जगह निवास करते हैं। तो ये असाधारण वासस्थान ही तो है। वे ठंडे पर्वत हो सकते हैं, पर्णपाती वन हो सकते हैं। ठंडे पर्वत जैसे कि हिमालय है हमारा, पर्णपाती वन जहां पर पत्तियां, जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वे पत्तियां साल में एक बार जरूर अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। पर्णपाती पर्णपाती वन है। महासागर, आलवड़ी, जलीय झीलें, आलवड़ी जिसमें नमक नहीं पाए उसे आलवड़ी कहा जाता है। मरुस्थल जानते हो, जैसे रेगिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया। और गर्म झरनों, जहां पर पानी गर्म गर्म निकलता हो, जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। इस सभी जगहों पर, इन सभी जगहों पर जीव निवास करते हैं और इनका निवास जो होता है हमें आश्चर्य में डाल देता है। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल, आक्रमणकारी साग की सुंदरता विस्मय चमत्कार का आह्वान करती है। दौड़ते घोड़े, जब दौड़ता घोड़ा है, कभी तुमने वीडियो पे कभी देखा हो एनिमेशन के रूप में, घोड़ा दौड़ता अच्छा लगता है। प्रवासी पक्षी उसे कहते हैं जब कोई पक्षी अपने मूल निवास को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर कुछ दिनों के लिए चला जाता है, तो उसको हम प्रवासी कहते हैं और ऐसी पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे जब जनवरी और दिसंबर बहुत ठंडी पड़ती है, तो हम घूमने टहलने के लिए मान लो 15-20 दिन के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाएं, किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो हम प्रवासी कहलाएंगे। खिलते फूल, जब फूल खिलते तो अच्छे लगते हैं। आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता, आक्रमणकारी सार्क, सार्क देखो आक्रमणकारी लेकिन उसकी सुंदरता है, ये बता रहे हैं। विस्मय और चमत्कार का हैवान, कैसा लगता है कि कोई चमत्कार है। देखो, ये सब केवल कहानी को समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जैगरेट करके बताया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों और समष्टि और समुदाय में सहयोग तथा यहाँ तक कि कोशिका में आगे गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। तो जीवन क्या है, जो हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, जीवन है। हम भी जानते हैं कि पेड़ पौधों में जीवन हो, तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से छोटे या बैक्टीरिया से बड़े भी जो भी जीव है, सभी में जीवन होता है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। निर्विवाद का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार के वाद ना हो, विवाद ना हो, उस पर मतलब कि कोई डिस्कशन नहीं करना है। लोग अगर तुमने कोई उसको कह दिया तो लोग उसको बेहिचक मानने को तैयार, उसको निर्विवाद कहा जाएगा। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तकनीकी रूप से हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं, टेक्नोलॉजी लगाकर या साइंटिफिकली बोले तो जानने का प्रयत्न करते हैं कि जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। और दूसरा प्रश्न दार्शनिक,
दार्शनिक का मतलब क्या होता है? जैसे कि सैद्धांतिक रूप से हम जब कोई चीज खोजते हैं, जैसे कि दर्शन शास्त्र कहते हैं जिसको, हम कोई विज्ञान का प्रमाण नहीं देते, हम कल्पनाओं के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि यही जीवन है। तो उसको हम दार्शनिक जीवन बोलेंगे या दार्शनिक प्रश्न बोलेंगे। या जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन का उद्देश्य? हम कहते हैं ना कि यार जीवन तुम पैदा क्यों हो? तुम पैदा क्यों हुए? क्या तुम सिर्फ खाने-पीने के लिए पैदा हुए? तो जीवन का उद्देश्य पता करते हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम भाई क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं तो दार्शनिक प्रश्न का उत्तर नहीं समझेंगे या जानेंगे। हम कोशिश करेंगे कि विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक प्रणाली में जीवन क्या है और जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस विषय पर चिंतन करेंगे। जीव क्या है? ओनली डिस्कशन, जीव क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम समझ आया होगा। यहाँ कोई हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। बस अगला टॉपिक हमारा ये भूमिका है, इसको हम भूमिका कहते हैं। अब बात करते हैं जीव जगत में विविधता। जो जीव है उसमें विविधता कैसी है? जीव जगत में विविधता, अब यहीं से हाईलाइट होगा, तो हाईलाइट जो होगा मैं कर दूंगा, तो उसको साथ में करते चलना। यदि अपने आस-पास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। किस्में होता है जाति, नस्लें। जैसे आप गाय देखते हो तो गाय में कई प्रकार की गाय होती हैं, कोई साहिवाल है, कोई देसी है, कोई जर्सी गाय है या कोई अन्य प्रकार की है। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, भाई पौधे भी एक ही प्रकार के पौधे कई नस्ल के होते हैं। कुछ आम के पेड़ लंबे होते हैं, कुछ आम के पेड़ छोटे होते हैं, कोई आम खट्टे होते हैं, कोई आम मीठे ज्यादा होते हैं, कोई आम लंगड़ा होता है, कोई सिंदूरी होता है, कोई दशहरी होता है, कोई चौसा होता है। तो आम की नस्लें ही तो है ये। कीट, ईश्वर कीट भी कई सारे होते हैं, पक्षी, पालतू और अन्य प्राणी और पौधे हो सकते हैं। मैंने बता दिया सबके बारे में, सबकी नस्लें होती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हो, रियल बात है। भाई बैक्टीरिया अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वायरस अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन आपके आसपास ही हैं, लेकिन हमारे आसपास हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, अवलोकन तो जो देख रहे हो उसको बढ़ाते, जैसे आप अभी स्क्रीन को देख रहे हो, छोटे मोबाइल में देख रहे हो, इसको तुम लैपटॉप में कर दो, स्क्रीन बड़ा हो गया, तो अवलोकन क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा। तभी तो छोटी छोटी स्क्रीन तुम्हें छोटी चीजें दिख रही है, वही तुम्हें बड़ी दिखने लगेगी। तो इसको बोलते हैं अवलोकन क्षेत्र को बढ़ा देना। तो विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। आज तुम्हारे घर में के आसपास जो जीव रहते हैं 20, 25, 30, 40 जीव होंगे, लेकिन अगर तुम इसको बढ़ा देते हो, दायरा बढ़ा देते हो, तो जीवों की संख्या 20 से 40 से 50 हो जाएगी, और बढ़ा देते हो 100 हो जाएगी, जंगल में चले जाओ बहुत सारे ज्यादा हो जाएंगे। अस्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाए तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या, स्वाभाविक है यार, जंगल में तो जीव रहते हैं, जंगल में जीव रहते हैं। जीव का मतलब केवल चलने वाले जीव मत समझना, जीव का मतलब पेड़ पौधों से भी है। जीवन जिसमें है, जो कोशिकाओं से बना वो जीव है, और उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। सही बात है। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देख सकते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है, किसी एक जाति का प्रतीक है, वो किसी एक जाति का प्रतीक है। सही बात है। अगर तुम आम का पेड़ देखते हो तो आम की जाति का वो एक प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हाईलाइट कर लो इसको, हाईलाइट कर, क्या हो सकते हो बच्चा? 1.7 से लेकर के 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। देखो वर्णित स्पीशीज, ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज संख्या कितनी है? 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकती है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख। तो जीवों की संख्या 17 लाख से लेकर 18 लाख तक हो सकती है, ऐसा ज्ञात है, ऐसा वर्णित है। इसे हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या का प्रकार कहते हैं। इसे हाईलाइट करना नहीं है, बस जान लो ऐसा। इसे हम क्या जैविक विविधता कहते हैं और जीवों की संख्या और प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए, हमें यह स्मरण में याद करना होता है, स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए और पुराने पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। सही बात है। आज यहाँ हो, एक जीव खोज रहे हो, कल आगे और अध्ययन करोगे तो तुम्हें और सारे जीवों का अध्ययन यानी पता चलता रहेगा। जैसे कि ऊपर बताया गया है, विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं, कई मिलियन पौधे प्राणी हैं, समस्त जीवों की संख्या कई मिलियन तक हो सकती है। हम पौधों और प्राणियों को उनके अस्थायी नाम जानते हैं। सही बात है। देखो, हम आम को आम कहते हैं, आम भी हमारे यहाँ अलग नाम जाना जाता है। बंगाल में आम कुछ और नाम से कहेंगे, अगर तुम कर्नाटक में जाओ तो आम को दूसरे नाम से पुकारा जाएगा, अंग्रेजी भाषा में आम को दूसरे नाम से पुकारा जाएगा। तो सबका स्थानीय नाम होता है। यह स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। सही बात है। एक ही देश में कई स्थान पर उसका अलग अलग नाम हो सकता है। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय पर चर्चा कर सकें जो शायद इसे
भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। इससे क्या, एक भ्रमकारी, भ्रमकारी मतलब होता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, क्या हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, तो इसे भ्रमकारी बोलते हैं। तो हम इसके लिए ना एक निवारण करते हैं, उसका नाम निवारण नाम पद्धति, वैज्ञानिक नाम प्रणाली। आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक जीव का नाम, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड, जिसके नाम से उसको जाना ही जाए। जैसे तुम मृत्युंजय सर के नाम से ही जानोगे हमेशा, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व के में जाना जाए। तो मेरा ओरिजिनल नाम मृत्युंजय, गाँव में मुझे बहुत कुछ, गाँव घर के लोग अलग नाम से पुकारेंगे, लेकिन ओरिजिनल नाम मृत्युंजय, तो मृत्युंजय के नाम से तुम जानोगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। तो ये हाईलाइट करना, नाम पद्धति। नाम पद्धति मतलब होता है जीवों के नामकरण की पद्धति को नाम पद्धति कहते हैं। अस्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव होता है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। ये हाईलाइट कर लो। मतलब कि पहचानना किसे कहते हैं, पहचानना किसे कहते हैं, देखो, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो नाम किसी जीव का। मान लो तुम्हारे आंखों के सामने कई जीव ऐसे हो जिसका तुम नाम ही जानते हो। अगर तुम गांव में रहते हो या शहर कहीं भी रहते हो, अगर तुमने कभी पेड़ पौधों को देखा होगा, ऐसे पेड़ पौधे तुम्हें दिख जाएंगे जिन पेड़ पौधों को तुम्हें नाम ही नहीं पता है। उनको तुम देखते तो, लेकिन उसको पहचानते नहीं, है ना। तो तुम उसका नाम तभी पता कर सकते, उसको पहचानो, इसको पहचानना कहते हैं। तो पहले पहचानोगे तो बाद में नाम रखोगे, उसका पहचान होना जरूरी है। अध्ययन को सरल बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जात जिसकी जानकारी हो चुकी है, जिसकी पहचान हो चुकी है, जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। तो उसका हम एक वैज्ञानिक नाम देते हैं। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या, मैंजीफेरा इंडिका। आम को हम लोग मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। विश्व के किसी कोने में चले जाओगे, अगर तुमने मैंजीफेरा इंडिका बोल दिया तो लोग समझ जाएंगे कि एक आम की बात कर रहा है। बस उसके मैंजीफेरा इंडिका नाम पता होना चाहिए। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। सही बात है। देखो, विश्व में इतने सारे देश हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं सभी देशों के, उनमें मतभेद ना हो किसी जात जीव को लेकर, इसलिए एक वैज्ञानिक नाम प्रणाली अपनाई गई कि एक काम करेंगे, भले हमारी भाषा अलग हो, लेकिन अगर किसी पेड़ की बात करो तो पेड़ वो विश्व किसी कोने में पाया जाए तो पेड़ वही है। जैसे मानव, जैसे मानव है, हम भारतीय हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया का होता है, कोई अमेरिका का होता है तो हमारा जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक संगठन है, वो तो सेम है। हम बस थोड़ा सा रंग रूप में अलग हो सकते हैं, और शारीरिक संगठन जो हमारा वो तो सेम है। इसी आम तो कहीं पाए तो आम आम होगा। तो कंफ्यूजन ना हो आम को लेकर के किसी प्रकार का, तो उसका वैज्ञानिक नाम रख दो, है ना। जिससे वैज्ञानिक कोई बात करे समझ आ रही है, आम की बात हो रही है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आदर्श और मान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गी को विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर बनाया है। एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, देखो, इसको भूल जाओ, बस एक भाषा में याद रखना कि पौधों का नामकरण करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, और जंतुओं का नामकरण करता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। अगर तुम किसी पौधे का वैज्ञानिक नाम रखना चाहते हो तो आपको ICBN के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपको किसी जंतु का नाम रखना है तो आपको ICZN के पास जाना पड़ेगा। बस इतना भाषा, इतने दो शब्द याद रखना है आपको। प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। अच्छा, वैज्ञानिक 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 क्या गारंटी देते हैं, वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। जैसे हमारा कई नाम है, आपको कई नाम होगा, तो इसका भी कई नाम है। कई नाम ना हो, जीवों कई वैज्ञानिक जीवों कई नाम ना हो, एक ही नाम हो, तो उसे वैज्ञानिक नाम इस बात की गारंटी देता है। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। ऐसा नहीं हो तो मैंजीफेरा इंडिका तुम आम को भी कहते हो और मैंजीफेरा इंडिका अंगूर को भी बोलने लगो, तो मैंजीफेरा इंडिका सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका केवल आम का ही हो। जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। ऐसे नियमों का जो हर जगह मान्य, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियम हर जगह लगता है, इसी प्रकार से वैज्ञानिक वैज्ञानिक नामकरण जो होता है, वैज्ञानिक नाम की जो पद्धति है वो हर जगह लगेगी। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, हाईलाइट करने का समय आ गया। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। कितने घटक, दो घटक। जैसे कि मान लो मेरा नाम मृत्युंजय पाल है, तो मेरा एक नाम है जो मेरी मेरी उत्पत्ति को दर्शाता है, मेरा नाम, सॉरी, एक मेरा मेरा पर्सनल है और एक मेरी
मैं किस समाज से हूँ उसको दर्शा रहा है। मृत्युंजय पाल, है ना, मृत्युंजय पाल, तो मृत्युंजय मेरा नाम हो गया, पाल मैं किस समाज से बिलोंग करता हूँ उसको दर्शा रहा है। इसी प्रकार से नाम के, वैज्ञानिक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वह किस वंश का है और दूसरा किस जाति का है, यानी वंश नाम और जाति संकेत पता। किस वंश का है, आप यहाँ तो एक वंश की कई जातियां होती हैं, जैसे आम, एक आम, देखो आम क्या है, आम एक, आम एक फल है, एक वंश है और उसकी कई जातियां होंगी, है ना, कोई अमेरिका का है, कोई कहीं का है, तो मैंजी आम की कई वो हो गई, ठीक है। इस प्रणाली को, जिसमें नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। जिसमें भाई दो घटक है तो द्विपद है, द्विघटक मतलब दो पद, अगर दो पद है तो द्विपद नाम है, नाम नाम के दो पद है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, द्विपद नाम पद्धति। क्लियर है। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था, हाईलाइट कर लो। इस नामकरण प्रणाली किसने सुझाया था, कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग विश्व के सारे सारे जीव वैज्ञानिक करते हैं, विश्व के जितने जीव वैज्ञानिक है उसका प्रयोग करेंगे। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है, बहुत ही सुविधाजनक है, आराम हो जाता है, आसान हो जाता है। आओ आम, आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाते हैं। तो देखो क्या बोलता है, हाईलाइट करना है यहाँ पर। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा इंडिका। तो जो पहले लिखेंगे बेटा वो मैंजीफेरा, जो बाद में लिखेंगे वो जाति, सॉरी सॉरी, जो पहले लिखेंगे वो वंश, जो बाद में लिखेंगे वो जाति, बोला ना यहाँ पर, जो पहले लिखेंगे वंश और जो बाद में लिखेंगे वो जाति संकेत, जाति को दर्शा रहा होगा। आगे देखो, तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है, दो पद है ना, मैंजीफेरा इंडिका दो पद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट जाति अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है, तो अब इसे हाईलाइट करने का समय है, ये हाईलाइट कर लेना क्या, कि नाम पद्धति के नियम कौन कौन से हैं, नाम पद्धति के नियम, और ये नियम तुम्हें अच्छे से याद करने हैं। पहला नियम याद करना है क्या, कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, जो तुम जीवों का नाम लिखते हो उन्हें लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। लैटिन भाषा देखो एक मृत भाषा है, मरी हुई भाषा है, उस भाषा का कोई लोग बोलते नहीं और उस भाषा में किसी प्रकार संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे हिंदी में एक जीवित भाषा है, लोग हिंदी बोलते हैं, लोग मलयालम बोलते हैं, लोग तेलुगु बोलते हैं, लोग उड़िया बोलते हैं, लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और इन भाषाओं में सुधार होता रहता है, समय के साथ परिवर्तन आता है। तो अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसमें सबसे परिवर्तन आ रहा है, तो आज के हिसाब से अगर हम नामकरण कर दिए किसी जीवित भाषा को लेकर के, हो सकता है कल उसमें कल उस भाषा में परिवर्तन हो तो जो हमारी नामकरण प्रणाली उसे भी बदलनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो कि अगर कोई भाषा ही डेड है, उसे मर गई है, मृत प्राय है, उस भाषा में कोई संशोधन नहीं होने वाला, जो भी नाम तुम आज रख दोगे वो अगले 100 साल 1000 साल तक वही नाम चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि भाषा में कोई संशोधन नहीं होना है। और इन्हें तिरछे में लिखा जाना चाहिए, तिरछे यानी कि इटैलिक्स में लिखना चाहिए, तिरछा समझ रहे हो, तिरछा लिखा जाना चाहिए। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, मतलब कहीं के भी जीव हो, तुम्हें उसका नाम लैटिन में लिखना पड़ेगा, लैटिन भाषा से लेना पड़ेगा और उसको लिखते समय तिरछा लिखना चाहिए। इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का बीच में समझा जाता है। लैटिन तिरछा लिखने का मतलब ये है, हम ये मानते हैं कि इस भाषा का जो, इस भाषा जो शब्द लिए गए हैं वो लैटिन से लिए गए हैं। अगर तिरछा लिखते हो तो तिरछा ही लिखोगे तो गलत होगा और ये मानेंगे कि दूसरी भाषा का है, ठीक है। जैविक नाम में पहला शब्द, जैविक नाम में पहला शब्द हमेशा वंश नाम होता है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। ये हाईलाइट करना है, ऐसे याद भी करना है। जैविक नाम जो तुम नाम लिखते हो उसमें पहला हमेशा वंश लिखोगे, जैसे मैंजीफेरा एक वंश है, और जो दूसरा लिखा है जाति इंडिका उसे जाति बोलेंगे। तीसरा, जैविक नाम को हाथ से लिखते समय, अगर तुम हाथ से लिख रहे हो, अपने हाथ से लिख रहे हो, तो हाथ से लिखते लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, उसे हाईलाइट कर दो अलग अलग से। जैसे मैं इसे रेखांकित, देखो मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, देखो रेखांकित कर देना, तुम उसे अलग अलग रेखांकित करोगे, लेकिन मैंने साथ में कर दिया, तो इसे अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग करना है, मैंजीफेरा और इंडिका, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पर लीन लिखा है, इस लीन का अर्थ बताऊंगा अभी समय आने बताऊं। चाहे लिखना चाहिए, यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाएगा। अगर तुम उसे रेखांकन कर दोगे तो यह समझा जाएगा कि इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, मतलब पहला अक्षर एक भाषा में बताता है। ये जो इसने जो लिखा है वो थोड़ा अजीब लाइन है, मैं तुम्हें सिंपल भाषा बताऊं, चाहे तुम वंश लिखो चाहे जाति चाहे कुछ भी लिखो,
वंश का पहला लेटर बड़ा लिखोगे, बाकी सब छोटे हैं, पहला बड़ा बाद छोटा। जबकि जाति संकेत पद में छोटे अक्षर होने चाहिए, सारे छोटे अक्षर होने चाहिए। वंश नाम में देखो पहले लेटर बड़ा रहेगा, बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे, इतना याद रखना। मैंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं, तो इसे हटा दो, कोई मेहनत तो नहीं है। तो ये थी इसकी कहानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 4 रूल द्विपद नाम पद्धति के, ये 4 रूल आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक नाम भी लिखा जाता है। लेखक का नाम इसलिए लिखा जाता है कि किस लेखक ने उसका नामकरण किया या उसकी खोज की, उसके बारे में बताया, उसके बारे में जानकारी दी, तो इसीलिए उसको लिखा जाता है। इसे संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। किसमें लिखा जाना चाहिए? संक्षेप में। इसे भी हाईलाइट कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसे संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। देखो, जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और उसे संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। संक्षेप में तो छोटे रहे, जैसे लीनियस, लीनियस केवल LINN लिखोगे, लिन है ना, लीनियस। तो उदाहरण मैंजिफेरा इंडिका में लिन, लिन आ रहा है, लिन लिखा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया था, ठीक है। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन अलग अलग करना असंभव है, हम सबका अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता होती है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या होता है? जीवों को एक ही तरीके से अरेंज कर लेना, जिनके करेक्टर मैच करते हो, जिनके करेक्टर मिलते हो, उनको अगर तुम एक ही जगह अरेंज कर देते हो, एक अलमारी में रख देते हो, तो इसको बोलते हैं वर्गीकरण। जैसे जब हम बैग में, अपने बैग में पुस्तकें रखते हैं, किताबें रखते हैं, पेन कॉपियां रखते हैं, तो हम भी उनको एक अलग अलग स्थान में रखते हैं। कभी ऐसा नहीं रखते किताब कॉपी सब मिक्स कर देते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि किताब की एक अलग डिब्बा बनाएंगे, कॉपी के अलग बनाएंगे, या फिर कभी अलमारी में देखोगे तो हम अलमारी में भी किताबों का अरेंजमेंट ऐसे करते हैं, मोटी एक साइज के अलग रखेंगे या एक टाइप किताबें अलग रखेंगे। तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण। मतलब उसको वर्ग में बांटना, वर्गों में बांटना, उसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया, देखो परिभाषा कहता है, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सके। वर्गीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य, सरलता क्यों होता है? जिसे आप आसानी से देख सकते हो, उसे सरलता से बोलेंगे। तुम्हें आसानी दिख सकता है, जैसे किसी पेड़ में कांटे हैं कि नहीं है, है ना भाई, सरलता से दिखता है कि इस पौधे में कांटे होते हैं, इस पौधे में कांटे नहीं होते हैं, किसका किसका फूल चमकीला है, किसका फूल चमकीला नहीं है, कौन सा जीव रेंग के चलता है, कौन सा जीव रेंग के नहीं चलता है, किस जीव के पास 4 पैर है, किस जीव के पास 4 पैर नहीं है। तो ये एक ऐसा दृश्य है जो आसानी से देखा जा सकता है। तो उसके आधार पर जीवों को वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पौधों और अथवा प्राणियों और कुत्तों, हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्तों, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। तो सबके अलग अलग करेक्टर है, आसानी दिखते में, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये पेड़ है, ये पौधा है, कुछ भी दिखता है हमें। जैसे हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में जीव के कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जैसे ये तुमने कुत्ता कहा, तो आपको याद है कुत्ता जो होता है, हाँ भाई, कुत्ता जो होता है उसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कुत्ता जो होता है पालतू होता है, कुत्ता काटता भी है, कुत्ता दूध चावल भी खाता है, कुत्ता मांस भी खाता है। एक साधारण से तुम्हें उसके करेक्टर याद आ गए, है ना। ये जो बिल्ली के नाम लेते हैं तुम्हें याद, हाँ बिल्ली घरों में रहती है, बिल्ली को मौसी कहते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की चीज तुम्हें याद आ रही होंगी, हमें याद आ रही है। आज जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबंध है? भाई कुत्ता सोचेंगे तो कुत्ता बनेगा, सेब तो बन नहीं सकता, है ना, अमरूद तो बनेगा नहीं। यही वो कहना चाहते हैं, वो तुम्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा है कि समझो, इस बात को सोचो समझो, वरना तुम ऐसे किताब रीडिंग करते हो चले जाते हो, कुछ समझ तुम्हारे नहीं आता है। अस्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को, है ना। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। एल्सेशियन देखो, साधारण शब्दों में एल्सेशियन को जनरली बच्चे नहीं जानते हैं। एल्सेशियन भी क्या है? कुत्ते के किस्म में एक नस्ल है, लेकिन हम एल्सेशियन के बारे में जानते नहीं है। नाम उसे एल्सेशियन रख दिया ऐसे कि एक ऐसा सोचो, एक एल्सेशियन नहीं पता ना, किसी को नहीं देखा होगा, जिसने नहीं देखा उसके दिमाग चित्र भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार मान लो हम स्तनधारी कहना है, हमें स्तनधारी कहना है, तो आप एक जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान और शरीर पर बाल होते हैं, ये स्तनधारी करेक्टर है। भले ही कहीं नहीं बताए, याद रखना, स्तनधारी का मतलब होता है बाह्य कान और शरीर पर बाल।
जिसके बाहरी कान होते हैं। मेढक के कान बाहर नहीं होते हैं, करपटल नहीं होते उसके, करपटल होते हैं। हाँ करपटल शायद, समझे नहीं यार, ऐसे उसके बंद रहते हैं, खुले नहीं होते। चीटी चीटियों के कान नहीं होते, कौवों के कान नहीं होते, होते हैं लेकिन बाहर नहीं होते, अंदर ही दबे होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में बाल होते हैं, शरीर बाल, कुत्ता का बाल होता है, बिल्ली के बाल होता है, गाय के बाल होते हैं, बछिया के बाल होता है, बछड़े का बाल होता है, भेड़ बकरी का बाल होता है, और स्तनधारी जिसके चेस्ट होता है उसको हम स्तनधारी कहते हैं। स्तन मीन्स चेस्ट, सीना, धारी में धारण करने वाला। ऐसे जीव जो सीना को धारण करते रखते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें, अगर हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग है। इन्हें हम एक सुविधाजनक वर्ग में कह सकते हैं, इन्हें हम एक वर्ग कहते हैं। तुमने किसी जीव का नाम ले लिया तो एक वर्ग के रूप में आ जाएगा, जिनका उपयोग जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। तो ये जो तुम नाम लेते हो ना, इसको टैक्सा कहते हैं, बस। अब बच्चे के अनुसार टैक्सा क्या होता है, देखो टैक्सा कुछ नहीं है, तुमने कोई शब्द लिया, शब्द का नाम लिया, किसी जीव का नाम लिया, उसी नाम को हम एक शब्द में बोले टैक्सा है। वो क्या है, टैक्सा, उसे हम टैक्सा कहते हैं। बहुत कंफ्यूज है जी, टैक्सा क्या होता है, बस बता दिया। टैक्सा मतलब तुमने कुछ नाम बोला, तुमने कहा कुत्ता, कुत्ता एक टैक्स है। तुमने कहा मानव, मानव एक टैक्स है। तुमने कहा बिलार या बिल्ली, वो भी एक टैक्स है। तो कोई सा तुम लेते हो तो एक टैक्स है। तुमने कहा गुलाब, तो गुलाब एक टैक्स है। तुमने कहा चमेली, चमेली भी एक टैक्स है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक टैक्स है। तो जो तुम नाम लेते हो एक टैक्स है। यहाँ को स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्ग को बता सकता है। जब तुम गुलाब कहते हो तो तुम्हारे दिमाग से गुलाब के पौधे आएंगे, तो एक वर्ग को बता रहा है कि गुलाब की बात हो रही है मेरे भाई। पौधे भी एक टैक्सा है, क्योंकि पौधों की बात करते तुमने। अब पौधों में याद है कि ऐसे जीव जो एक जगह खड़े होते हैं और सीधे गति करते हैं, ऊपर की गति करते हैं या फैलते हैं, उन्हें पौधे कहते हैं। गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा, मतलब तुमने कहा जो भी तुम नाम लेते हो, जो तुम कहते हो, वे सभी टैक्सा कहलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? भाई कुत्ता भी एक स्तनधारी है। भाई कुत्ता वे के स्तन होते हैं, देखो छाती होते हैं, बच्चों को दूध पिलाता है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी, कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बता। देखो यार, एक सीधी सी भाषा में समझो, तुमने कोई शब्द पुकारा, तुमने नाम लिया और उस नाम लेते तुम्हारे दिमाग कोई आकृति चित्र बना, तो जान लो एक टैक्स है। वो क्या एक टैक्स है। जैसे मैंने तुमसे कह दिया, किताब की भाषा से हट से समझाता हूँ। मैंने कह दिया मोबाइल, मोबाइल एक टैक्सा है। दिमाग में मोबाइल याद आ रहा है, मोबाइल को सोच से तुम्हारे दिमाग कंप्यूटर तो नहीं याद आएगा। मैंने कहा कंप्यूटर, कंप्यूटर एक टैक्सा है। मैंने कहा गाड़ी, याद है गाड़ी। मैंने कहा दो पहिया, दो पहिया, जो तुम शब्द बोलते हो सब एक टैक्स है। मैंने कहा चश्मा, चश्मा भी एक टैक्स है। तुम अगर कोई नाम लेते हो तो एक टैक्सा बन जाता है, ठीक है। इसलिए गुणों के आधार पर इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को भिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, हाईलाइट करो इसे। गुणों के आधार पर, किसके आधार पर? गुणों के आधार पर सभी जीवों को भिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब एक टैक्सा बना सकते, वर्ग बना सकते हैं। जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, कोशिकीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आदि। ये हाईलाइट कर लो। ये सवाल पूछा जाता है कि टैक्सा को वर्गीकृत करने का गुण क्या है, मतलब किस गुणों के आधार पर टैक्सा को वर्गीकृत किया जा सकता है, टैक्सा में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला, ये वाक्य किस प्रकार का जीव है। दूसरा, उसकी रचना कैसे है, देखो ना हाईलाइट करें ना, उसकी रचना कैसे है, उसकी कोशिका की रचना कैसे है। अब रचना का मतलब वो दो पैरों से चलता है, चार पैरों से चलता है, बिना पैरों चलता है। विकासी प्रक्रम कैसा है, वो अभी 20 लाख सालों से आया है, या फिर वो लाखों सालों से, जब डायनासोर थे तब से वो है। जिसे मगरमच्छ का कहा जाता है कि वो डायनासोर का वंशज है ना। प्रक्रम जीव की पारिस्थितिक सूचना है, मतलब किस प्रकार के पर्यावरण रहता है, ठंडे प्रदेशों में रहता है, गर्म प्रदेशों में रहता है, जल में रहता है, जल के अंदर रहता है, जल की सतह पर रहता है, कहाँ पे रहता है वो। ये आधुनिक वर्गीकरण के आधार है। ये सब क्या है, ये आधुनिक वर्गीकरण के आधार है। आधुनिक वर्गीकरण इन्हीं चीजों के आधार पर बना हुआ है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति आदि ऐसे प्रणाली है जो वर्गीकी के आधार है। वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? वर्गीकरण जो होता है, यानी कि वर्गीकी। विशेषीकरण, सबसे पहले उसकी विशेषता जानते हैं। ये क्रम में पूछा जाता है, दिया गया क्रम होगा तो क्या देगा, वर्गीकी को उनके क्रम के आधार पर, दिए गए विकल्पों को उनके क्रम के आधार पर लिखें।
सर्वप्रथम क्या होता है, फिर क्या तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहले विशेषीकरण होगा। क्या होगा? विशेषीकरण होगा। आप उसकी विशेषता जानोगे, फिर उसकी पहचान बनाओगे, जिसे अभिज्ञान कह रहा है यहाँ पर। ज्ञान हो जिसका, उसे अभिज्ञान। फिर उसका वर्गीकरण करोगे, उसके किसी न किसी में बांटोगे भाई। आप ये तो बोला किसमें नाम, मतलब इसको किस जगत में रखते हैं, किस संघ में रखते हैं, उसका वर्गीकरण करोगे तुम। उसके बाद उसका नाम पद्धति करोगे, उसका नामकरण करोगे, क्या नाम रखें इसका। ऐसा नहीं उल्टा मत सोचना कि पहले नाम रखेंगे बाद में उसके बारे में जानेंगे। पहले तुम उसकी विशेषता को जानोगे, उसके कैरेक्टर, उसको पहचानोगे, इसके कैरेक्टर कहाँ से किस जीव से मैच करते हैं, तो उसको पहचान करते हैं। फिर पहचान करने के बाद तुम उसका वर्गीकृत करोगे, किस जगत में रखें, किस संघ में रखें, या तमाम प्रकार जो 7 चीज बनती हैं उनमें कहाँ कहाँ रखें। उसके बाद तुम उसका नाम पद्धति नामकरण करोगे। बात समझे? ये पूरा प्रक्रम 1 2 3 4 4 जो प्रक्रम तुमने देखे क्रम से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये चारों प्रक्रम का जो क्रम है, इसी को हम वर्गीकी कहते हैं। ठीक है? वर्गीकी कोई नई नहीं, ये ऐसा नहीं कि आज की बात है। वर्गीकी बहुत साल पहले से होता हुआ आ रहा है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन के लिए, कपड़े के लिए, आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। किस पर आधारित था? उपयोग पर आधारित था। और वर्गीकरण तो हम रोज करते हैं मेरे भाई, वर्गीकरण तो हम रोज करते हैं। सही बात है, वर्गीकरण हम रोज करते हैं। हम भी तो अपने घर में बंटवारा करते हैं, ये सामान यहाँ रख दो, वो सामान वहां रख दो, उसकी पहचान करो। अच्छा ये दवा ये चीज यहाँ रखनी है, ये प्रोडक्ट यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ सोना है, बिस्तर यहाँ रखना है, ये चीज। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अगर तुम उसका अध्ययन करोगे तो उसको वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द जिसे अंग्रेजी सिस्टमेटिक्स कहते हैं। दोबारा समझाता हूँ, देखो, जो तुम वर्गीकरण कर रहे हो, वर्गीकरण की जो प्रणाली है, इसे वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टमेटिक कहते हैं अंग्रेजी में, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है। कहां से आया? लैटिन शब्द यानी कि मृत भाषा से, सिस्टमा से आया। सिस्टमा समझते हो ना? हाँ, सिस्टमा लैटिन भाषा का शब्द है, सिस्टमा से आया, जिसका अर्थ जीवों की नियमित व्यवस्था। हाईलाइट कर लो इसको। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था, उसे एक नियमित तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर सुना। पब्लिकेशन में इसने सीधा नहीं बताया, सिंपल भाषा में समझो कि लीनियस ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम रखा सिस्टमा नेचर। क्या नाम रखा? सिस्टमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। हाईलाइट करना, जितना मैं हाईलाइट कराऊं सारे हाईलाइट कर लो, सब नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास संबंध का भी ध्यान रखा गया, मतलब उसके जीवों में विकास संबंध का भी ध्यान रखते हैं। जो विकास संबंध है कि कैसे विकास हुआ इसका, ये विकास किस क्रम से हो रहा है, क्या इनके पूर्व से जैसे 4-5 जीव है, हम ये देखते हैं ये 4-5 जीव क्या एक ही जीव से बने हैं या अलग अलग जीवों से बने, तो इसको विकास संबंध कहते हैं। अलग टॉपिक जो बात की थी ना कि इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, तो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं वर्गी की संवर्ग, इसे भी कंप्लीट करते हैं। वर्गी संवर्ग क्या कहता है? वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं। हाईलाइट, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं मेरे भाई। वर्गीकरण कैसा नहीं, एक ही पद है, जैसे कह सकते हैं कि एक ही कदम में तुम पूरा छत चढ़ जाओ, नहीं नहीं, ये एक सीढ़ी है और सीढ़ियों में कई पद होते हैं, कई चरण होते हैं, तब तुम छत पर पहुंचते हो। तो ये एक पद का प्रक्रम नहीं है, ये कई पदों का प्रक्रम, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, कई सारे पद होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को पद करता है। प्रत्येक सोपान यानी जो चरण है वो एक वर्ग को बताएगा, किसी की ना किसी वर्ग को बताता है। ठीक है? सोपान को परेशान मत, सोपान में चरण, जैसे तुम 1 कदम 2 कदम 3 कदम चलते हो तो मैं बोलूंगा तुम 1 सोपान 2 सोपान 3 सोपान चले, और यह बोलूंगा 1 चरण 2 चरण 3 चरण चले हो, तो ये जो सोपान है, हर सोपान यानी हर चरण एक वर्ग को दर्शाएगा। क्योंकि संवर्ग, संवर्ग भूल जाओ, वर्ग याद रखो, संवर्ग लगा उसे विशेषता बता रहा है, वर्ग याद रखो। क्योंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं, इसी को वर्ग की संवर्ग कहेंगे। कंफ्यूज मत होना, जो तुम वर्ग बना रहे हो ना, इसी को वर्ग की संवर्ग बोलेंगे। एक सिस्टम से बनाया तुमने ना, ऊपर नीचे बना दिया, तो वर्ग की संवर्ग कहेंगे। और जो
श्रृंखला बना दो, उसे वर्गीय पदानुक्रम बोले, उसे पद है ना, पद का अनुक्रम में। अगर तुम क्रम से लिख दोगे, पहले ये आएगा, दूसरे भी आएगा, तीसरे भी आएगा, चौथे भी आएगा, पांचवें भी आएगा, तो वर्गीय पदानुक्रम हो जाएगा। और सभी सारे संवर्ग मिलकर पदानुक्रम बनाते हैं। पद के अनुक्रम में, पदानुक्रम, पद के क्रम में, चरणों के क्रम में, चरण में समझ, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो पद तुमने बनाए, इनको तुम एक अरेंज कर देते हो, एक क्रम में लिख देते हो, इसे वर्गीय पदानुक्रम बोल देंगे या पदानुक्रम बोल सकते हो। लेकिन वर्गों को पद के अनुसार लिखा है, इसे वर्गीय पदानुक्रम बोलेंगे। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की इकाई प्रदर्शित करता है। जो भी वर्ग होगा, जो भी तुम शब्द बोलोगे, वो एक इकाई बन जाएगी। वास्तव में यह एक पद को दिखा जिससे प्राय वर्गक यानी टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सा का एक वचन टैक्सॉन होता है। समझ आ गया? मैंने कहा टैक्सा एक शब्द है, तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, एक टैक्सा है, और टैक्सा का एक वचन टैक्सॉन, जिसे वर्गक कहते हैं। वर्ग की पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। एक उदाहरण समझाते हैं, जैसे कीट जीवों को एक वर्ग को दिखाता है। कीट में सभी समझते हो, कीट में मच्छर भी आता है, मक्खी भी आते हैं, या अन्य कीड़े मकोड़े आते हैं, उन्हें कीट कहते हैं। जिसमें एक समान गुण होते हैं। वे गुण कौन कौन से हैं? वे गुण हैं, 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती है, मतलब 6 टांगे होंगी, 3 इधर, 3 इधर, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो 3 जोड़े होते हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणी सुस्पष्ट जीव है। स्वीकारणी, उसे स्वीकार कर लिया हमने, सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। कोई भी जीव मिलेगा, अगर कोई भी जीव मिला, उसके 3 टांगे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि वो कीट है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग दर्जा दिया जाएगा। तो कीट को हम एक पद बोल देंगे, एक वर्ग बोल देंगे, या एक संवर्ग बोल देंगे, या इसे टैक्सॉन बोल देंगे, कुछ भी बोल सकते हो। क्या आप ऐसे किसी जीवों को अन्य वर्ग का नाम बता सकते हो? हाँ, बता सकते हैं। जैसे कोई रेंग के चलता है, तो रेंगने वाले जीव को हम बोलते हैं सरीसृप। तो सरीसृप क्या हो गया? एक वर्ग हो, टैक्सॉन हो गया। एक क्या बोले इसने, क्या बोले, संवर्ग हो गया, एक पद हो गया। ठीक है, ये होता है। तो रेंग के जो भी चलते हैं, छिपकली रेंग के चलती है, रेंग के चलता है तुम्हारा मगरमच्छ भी, और रेंग के चलता है तुम्हारा सर्प यानी सांप और कीड़ा भी। तो उसे वर्ग बोलेंगे, संवर्ग बोलेंगे, पद बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। वर्ग में संवर्ग, बस परेशान मत होना। प्रत्येक पद तो वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की इकाई, जो तुम पद बोल रहे हो, जो तुम इकाई बोल रहे हो, संवर्ग बोल रहे हो, वो सब एक वर्गीकरण की इकाई है, और कई सारी इकाइयों से मिलकर वर्गीकरण बनता है। हर शब्द अपने आप में एक इकाई है, बस इतना याद रखना। तुमने कुछ भी बोला, तुमने सांप बोला, सांप एक इकाई है। तुम कोई पद बोलते हो, कोई नाम लेते हो, एक इकाई को रिप्रेजेंट करता है। वर्गीकरण की इकाई को बताता है, ये हाईलाइट कर लो यहाँ पर। प्रत्येक पद तो वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग की संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, यानी जीवों के हैं, जिनमें जीवन होता है, न कि केवल आकार की समूहन, आकार के आधार पर नहीं, बल्कि उनके लक्षणों के आधार पर उसे वर्गीकृत कर देते हैं। तो यही बात कह रहा है। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीय अध्ययन के इससे समान संवर्ग, जैसे जगत, जैसे संघ कहते हैं, ओ किंगडम कहते हैं, संघ, फाइलम, भाग के लिए, पौधों के लिए वर्ग, गण, कुल, फैमिली, वंश, जाति का विकास हुआ। तो 7 खंड बनाए गए। ये 7 खंड क्या है, भी आगे पढ़ेंगे। पौधों और प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आता है। आप अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं, और कैसे रखते हैं अभी मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से, एकदम एग्जैक्ट तरीके से समझा दूंगा। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता है बेस्ट या तो उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। उसके गुणों क्या होना है? ज्ञान होना है। यह समान प्रकार जीवों या अन्य प्रकार जीवों समानता और भिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। आपको ज्ञान होगा तो पता करोगे। बस आप ऐसे समझो, तुम्हारे पूरे घर के सामान को 7 खंडों में बांटना है। अब इसी प्रकार से पृथ्वी के समस्त जीवों को 7 खंडों में बांटना है, 7 वर्गों में बांटना है। और वे वर्ग कौन कौन से हैं, हाईलाइट कर देता हूं मैं। सबसे पहला जगत, बहुत बड़ा जगत आएगा। रुको, क्या हो गया इसका? सबसे पहले कौन आएगा? जगत आएगा, फिर संघ आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर गण आएगा, फिर कुल आएगा, वंश आएगा, जाति। सब छोटे जाति जाति। देखो, संघ कहते हैं किसके लिए? जंतु जगत के लिए। लेकिन पौधों के लिए संघ के स्थान में भाग नाम लिखा जाएगा। मैं संघ ना लिखे, वहां क्या लिखेंगे? भाग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग
जाति के बारे में। जाति क्या है? जाति क्या है, इसके अध्ययन करते हैं। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग। अब तुम्हें याद है अपने पूरे घर के सामान को बांटना है और तुम सबसे पहले उन सामानों को छांटोगे जिनका कैरेक्टर थोड़ा सा मैच नहीं करता, सबसे अलग है, उन्हें क्या कहोगे? जाति बोल। देखो, जिनमें मौलिक समानता होती है, मतलब कि एक ही टाइप के, जैसे तुमने कह दिया कि अ, हिंदी की सारी किताबें एक जगह है, तो हिंदी किताब बोल रहे हो। अब किताब तो बहुत सारी है, पर जो मौलिक समानता हिंदी की किताबों में है, वो मौलिक समानता हिंदी और गणित किताबों में नहीं मिलेगी, या हिंदी और अंग्रेजी किताबों में नहीं मिलेगी। आप केवल हिंदी किताब की बात कर रहे हो। मौलिक समानता, जैसे चींटी की बात करो तो सिर्फ चींटियों की बात होगी। चींटी के स्थान पे तुम भले चींटी कीट में आता हो, मक्खी की बात नहीं करो। जैसे मौलिक समानता होती है, उसे स्पीशीज कहते हैं। मूल समानता होना चाहिए, मौलिक समानता होना चाहिए। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की भिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आकार की भिन्नता, उनका आकार अलग अलग है। जैसे मानव चिंपैंजी सेम है, वंश सेम हो सकता है, पर मानव चिंपैंजी जाति सेम नहीं हो सकती। आकार की भिन्नता हम दोनों में, आकार की भिन्नता मानव में और चिंपैंजी दोनों में। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, पैंथेरा लियो के उदाहरण लेते हैं। क्या देखना, जैसे इन सभी तीनों नामों में इंडिका शब्द, ट्यूबरोसम और लियो जाति को दर्शाते हैं, ये उनकी जातियों को दर्शाते हैं। मैंजीफेरा बहुत सारे जीवों का नाम हो सकता है, वंश तो बहुत सारे जीवों का नाम हो सकता है, मैंजीफेरा कहीं भी जुड़ सकता है, पर इंडिका केवल और केवल आम के लिए जुड़ेगा। सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम केवल आलू को दर्शाएगा, सोलेनम किसी का हो सकता है, बैगन का भी होगा सोलेनम, तो है ना। जो सोलेनेसी वर्ग में आएगा सब सोलेनम होता है। पैंथेरा तो कई के लिए हो सकता है, लेकिन लियो यानी शेर के लिए ही होगा। पैंथेरा टिग्रिस होता है, बाघ के लिए होता है। तो जाति सेम। अब शेर की बात करें, शेर अकेले, केवल शेर की बात हो रही है, जबकि पहले शब्द जैसे मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा वंश के नाम है, और यह टैक्सा अथवा वर्ग का भिन्न रूप है। मैंने कहा जो भी तुम बोलोगे वो वर्ग है, भूल जाओ। मैंने कहा ये जो कहता भूल जाओ, मैं जो करूं उसको ध्यान दो। तुमने पैंथेरा का वो एक वर्ग है, समवर्ग है। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति के संकेत पद हो सकते हैं, हाईलाइट कर लो इसको। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। जाति संकेत, जाति को संकेत देने वाला वो पद जो जाति को जाति की ओर संकेत करते हो, जाति संकेत पद कहते हैं। तो प्रत्येक वंश में या एक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती हैं, जो विभिन्न जीवों को उन जिनमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। जिनके आकार की गुण समान हो सकते हैं, सेम आकार की गुण हो सकता है, तो उसको दर्शाते हैं। उदाहरण देखो, उदाहरण के लिए पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है टिग्रिस। सोलेनम में सोलेनम वंश में नाइग्राम आता है, मिलांजेना भी आते हैं। मानव जाति के सेपियंस जो होमो वंश में आते हैं, इसलिए मानव वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, हाईलाइट कर लो। तो पैंथेरा में टिग्रिस भी आता है, पैंथेरा में लियो भी आता है, पैंथेरा में पार्डस भी आते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्राम आता है, मिलांजेना आता है। तो वंश तो एक ही है, सोलेनम वंश तो एक ही है पैंथेरा, लेकिन सबकी जातियां बदल गई। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्राम और सोलेनम मिलाजेना, ये सब अलग अलग जीवों के नाम है, लेकिन सबका वंश सेम है, सोलेनम। जातियां सबकी अलग अलग है। पैंथेरा में पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा सबका वंश को दर्शा रहा है, लेकिन लियो, टिग्रिस, पार्डस ये जाति को दर्शा रहा है। बात करते हैं वंश। वंश में संबंधित स्पीशीज का वर्ग आता है। वंश का मतलब जब जातियों को जातियों से जोड़ दो, दो जातियां हैं उनको अलग अलग है, उन दोनों जातियों को जोड़, जैसे टिग्रिस और पैंथेरा, टिग्रिस और लियो, टिग्रिस, लियो या फिर पार्डस, इन तीनों को जोड़ दो तो ये किस वंश से जुड़े हैं, जो इनका सेम कैरेक्टर निकल कर आएगा, किसी न किसी जुड़ा होगा, इनका तीनों किसी न किसी जुड़ा होगा, उसी को वंश बोलेंगे। मतलब कि जातियों के समूह को वंश कहते हैं। याद रखना, अपनी भाषा में याद रखो, क्या किताब भाषा सोचोगे। जातियों के समूह को, अलग अलग जातियों के समूह को वंश कहते हैं। वंश में कई सारी जातियां आएंगी, फिर कई सारे वंश स्कूल बनेगा, बस एक क्रम को बढ़ाते जाना है। बस याद रखें कौन से करेक्टर मैच करने चाहिए, क्या याद करना है आपको। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं, उनके समान करेक्टर होने चाहिए। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित
स्पीशीज का समूह, समीप के, जैसे देखो शेर को देखो, बाघ को देखो, चीते को देखो, आखिर है वो सारी बिलार ही ना, बिल्ली ही तो है सारी सब, सॉरी गलती हो गई, सब बिल्ली ही तो है, सब बिल्ली है। तो सबकी जातियों मैचिंग है, सब उसी प्रकार शिकार करते हैं, उसी प्रकार की सोच रखते हैं, तो सब में करेक्टर सेम है, तो जातियां हैं तो इनकी जातियों के करेक्टर मिल रहे हैं, तो इसको एक ही वंश में रखें। अब अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैगन, ये दोनों अलग अलग जातियां हैं, आलू टमाटर बैगन तीनों अलग जातियां हैं, लेकिन ये सब एक ही वंश में आते हैं, उसका नाम है सोलेनम। शेर पैंथरा लियो कहते हैं, चीतों को पैंथरा पारडस कहते हैं, पैंथरा टिग्रिस कहते हैं बाघ को, जिनमें बहुत से गुण में सही पैंथरा वंश में आता है, यदि यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है भिन्न। क्लियर? यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जी क्या बोल रहा है, तो देखो कुछ नहीं बोल रहा मेरे भाई, परेशान मत हो, थोड़ा सा अभी समझो। एक ही वंश वो होंगे जिनमें अलग अलग जातियां होंगी, लेकिन वे करेक्टर मैच कर रहे होंगे, तो उनको मिला के वंश बनेंगे। अब इसी प्रकार से कई अलग अलग वंशों को मिलाकर कुल बनेगा, कई सारे कुलों को मिला के गढ़ बनेगा। बात समझ आई? तो अगला संवर्ग है कुल, जिसमें संबंधित वंश आते हैं, बोला ना, जिसमें संबंधित वंश आते हैं, वंशों को मिला दो। अब सुलेनम, सोलम के साथ एक दो और वंश मिला दो, तो उससे एक कुल बन जाएगा। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे तुम नीचे की ओर जाओगे, करेक्टर मैच होना बंद हो जाएगा। अपने घर का तुम जब सामान रखना बंटवारा करते हो, घर को अरेंज करना, दीपावली होगी, मान लो दीपावली घर सफाई करोगे, सबको दोबारा अरेंज करोगे, तो जाहिर सी बात है जिसके जो करेक्टर मिल रहा होगा, जैसे तुमने पहले हिंदी किताब छाटी, अब हिंदी किताब छाटने के बाद तुमने कहा किताब की बात आ रही है, तो किताब को एक ही अलमारी में रख दिया, भले तुमने अलग अलग रख, जैसे हिंदी किताब इधर रखे हो, गणित किधर रखे हो, संस्कृत इधर रखे हो, विज्ञान किधर रखे हो, लेकिन तुम नोटिस करो एक ही अलमारी में रख दिया तुमने, तो एक ही वंश हो गया ना। अब एक ही वंश, फिर अगला वंश, इन वंशों को मिला करके तुमने एक और बड़ी रैक बना दी, फिर उनको मिला के एक और बड़ी रैक बना दी, फिर उनको मिला के एक बड़ी रैक बना दी, और एक पूरा अलमारी बना दी। अब वो सब कुछ उसी अलमारी में, लेकिन बस परत दर परत है, उसका एक अलग से अरेंजमेंट, इसी को हम वर्गीय संवर्ग कहते हैं, बस यही याद रखना। कुल के वर्गीकरण के आधार पौधों के कायिक और जनन गुण है, ये पॉइंट याद रखना है कि कुल का वर्गीकरण आधार क्या है, मतलब कुल को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो पौधों के कायिक गुण पर। पौधों कायिक, कायिक में होता है जो बाहरी तुम्हें दिखता है, कायिक में शरीर होता है, पौधों के कायिक गुणों के आधार पर। और जनन गुण, जनन किस प्रकार करते हैं, या जनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन होगा, या फिर कायिक जनन होगा। उदाहरण, पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया, आ गया ना। तो ये सब सोलेनेसी कुल के कौन कौन से, सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, हाईलाइट कर रहा हूं, याद रखना। जबकि पराड़ी वंश पेंथेरा, जिसमें शेर बाघ चीता आते हैं, को फेलिस में रखते हैं, इसके साथ बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। ठीक है, आगे देखो, अभी देखो कुत्ते बिल्ली कोई समानता नहीं, आगे देखो कुत्ता और बिल्ली एक ही परिवार में आ जाएंगे, एक ही रैंक में लगेंगे। इस प्रकार आप बिल्ली और कुत्ते के अक्षर देखें तो आपको दोनों को समानताएं और कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी, उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनेडी और फेलिडी में रखा जाता है। तो कैनेडी और फेनेडी, कौन से, बिल्ली और कुत्ते को हम कैनेडी और फेनेडी में रखते हैं, बिल्ली को फेलिडी में और कुत्ते को कैनेडी में। गढ़ क्या होते हैं भाई, अब कुल की बात, अब कुलों का मिलान करेंगे तो गढ़ हो जाएगा, गढ़ हो जाएगा। आपने पहले देखा है कि जैसे समर, जैसे स्पीसीज हो गए, वंश हो गए, कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। तीन लक्षण देखो, स्पीसीज, वंश और कुल समान तीन लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गढ़ तथा अन्य उच्चतर संवर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। अब उनके लक्षण मैच होने चाहिए, उनके समूहों की बात हो रही है। गढ़ में उच्चतर वर्ग होने के कारण उत्कुलों के समूह होते हैं, हाईलाइट कर लो, हो गया ना। क्या होते हैं, गढ़ में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, बस ये हाईलाइट करना है। जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जैसे कुत्ते और बिल्ली में क्या कॉमन है, कुत्ता भी दूध पीता है, बिल्ली दूध पीती है, कुत्ता भी यहाँ रहता है गांव देहात समाज में, मानवों के पास बिल्ली भी रहती है। इसमें ऐसे लक्षण कुल में शामिल भिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। भाई देखो जितने तुम आगे बढ़ रहे हो ना नीचे, गुणों में समानता कम होती जाएगी। ठीक है, गुणों में समानता कम हो जाएगी, इतना याद रखना। नीचे में गुणों में समानता घटती है, ऊपर में गुणों में समानता बढ़ती है। कहने मतलब जाति पे ज्यादा गुण मिलेंगे और जगत में सबसे कम गुण मिलेंगे। इसके एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश के अपेक्षा कम होता है, हाईलाइट कर लो इसको भी। इनमें एक जैसे
इसमें एक जैसे लक्षण कुल मिसाल भिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कोलोन जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी, पॉलीसेलेनियम या पॉलीसेनेलियल्स गण में रखा गया है। पादप कुल जैसे कि कॉन्वोल्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स में रखा गया। दो कुलों को कौन कौन से, ये पहला कॉन्वोल्यूलेसी पहले नाम है बड़ा अजीब है, और सोलेनेसी को पॉलीसोनियल्स में रखा गया है। तुम्हें याद रखना है, पूछता नहीं तुम्हें। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। तो क्या इसका मुख्य आधार क्या है? पुष्पी लक्षण। जबकि प्राणिक कार्निवोरा गण में फेलिडी और कैनेडी कुलों को रखा गया। तो फेलिडी और कैनेडी को कार्निवोरा, कार्निवोरा कहते हैं जो मांस भी खाता हो और भोजन भी, मतलब कि शाकाहारी भी और मांसाहारी, उसे कार्निवोरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। वर्ग, बस खत्म होने वाला चैप्टर। संवर्ग, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। जो भी गण होंगे उनको इसमें डाल देंगे। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिबॉन आते हैं। कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ते आते हैं। सब अलग अलग है। अब इनको मैमेलियम रख दिया। देखो प्राइमेटा गण में बंदर, गोरिल्ला और गिबॉन आते हैं। तो एक गण हो गया प्राइमेटा। पढ़ क्या रहे हो? वर्ग पढ़ रहे हो। तो वर्ग क्या है? संबंधित गण है, इसमें गणों को जोड़ा जाएगा। और कार्निवोरा गण में कौन कौन आते हैं? बाघ आता है, बिल्ली आता है, कुत्ता आता है। दो तुम्हें गण मिले, कौन कौन से? पहला मिला कार्निवोरा और दूसरा मिल गया प्राइमेटा। तो इन दोनों को एक ही वर्ग में रखा गया, और वर्ग का नाम क्या है? मैमेलिया। उस वर्ग का नाम क्या है? मैमेलिया। इसी प्रकार से संघ की बात करेंगे। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, सारे रेंगने वाले, सरीसृप में रेंगने वाले, पक्षी, उड़ने वाले, स्तनधारी जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। बस ये सब संघ में आते हैं। इन सभी को एक समान गुणों इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, इसके पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठी खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कार्य डेटा संघ में रखा गया। ये हाईलाइट कर लो क्या, कि पृष्ठरज्जु और पृष्ठी खोखला तंत्रिका होने के कारण इसे कार्य डेटा संघ में रखा गया। यहाँ से पूरा याद रखना। जिसमें जंतु, मछली, उभयचर, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, अगले उच्चतर संवर्ग आदि आते हैं। का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठरज्जु तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कार्य डेटा संघ में रखा गया है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब आगे क्या कहता है कि पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग में रखा जाएगा। पौधे के स्थान पर भाग बोल देंगे। शुरू में बताया था कि जंतु के लिए संघ और पौधों के लिए भाग होता है। जगत की बात करते हैं। जगत क्या होते हैं? जगत, अभी ये तुम्हें डायग्राम दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा एकदम अच्छे से। बहुत बार पूछा गया तुम्हारे नीट में। जगत की बात करते हैं। जगत देख, जंतु के वर्गीय तंत्र के में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग, सबसे बड़ा संवर्ग कौन सा है? जगत है। सबसे छोटा संवर्ग कौन सा है? सबसे छोटा वर्ग यानी संवर्ग कौन सा है? जाति। सबसे बड़ा कौन सा है? जगत है। जो कि पादप जगत में भिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया। जंतु के जितने संघ हैं उसको जगत में रखेंगे, और पौधों के जो भाग हैं उन्हें जगत में रखेंगे। अब संघ और भाग कंफ्यूज मत होना। संघ होता है जंतुओं के लिए, भाग होता है पौधों के लिए, लेकिन दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। जबकि विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया। भाई पढ़े थोड़ा मोड़ा याद रखो। पौधों को प्लांटी में रखते हैं और जंतुओं को एनिमेलिया में रखते हैं। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु और पादप जगत कहेंगे। इसका कोई मतलब नहीं, मत परेशान हो, कोई मतलब नहीं इसका। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। तो ये देखो मैंने कहा ना, ये आरोही क्रम। तो तुम्हें ये याद करना है। ये मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ये क्रम याद, आरोही क्रम याद करना। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। ये तुम्हें एज इट इज ऊपर से नीचे याद रहना चाहिए, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ऐसे जाते याद करो, चाहे ऐसे याद कर लो, मतलब चाहे ऐसे याद कर लो और चाहे ऐसे याद कर लो। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ये तुम्हारा काम है, बस तुम्हें याद होना चाहिए सही तरीके से। बाकी कुछ बच्चा नहीं, देखो ध्यान सुनना। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मतलब कि फेवरेट है नीट वालों का, इतना समझ लो। पदानुक्रम चित्र। अच्छा, यद्यपि ये संवर्ग है, यद्यपि वर्ग की वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम उपसंवर्ग बनाए हैं। अगर तुम एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे ना, तो तुम आगे चल के या बीएससी करोगे तो ये सब चीज पढ़ोगे। मान नीट में हो गया तो बातें अलग है। इससे भिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने से सुविधा होती है।
भाई अरेंज हो गया ना, तुम्हारे पूरे कमरे को एक सही तरीके से लगा दिया और तुम्हारे सारे सामान सही जगह पे जाके लग गए, है ना।